नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के फिजिक्स का 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और यहाँ से हर एक बार आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चों, आज के क्लास को आप सभी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले फिजिक्स के इस 50 ऑब्जेक्टिव को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को लगाते भी चलिएगा, जिससे कि ये सारा प्रश्न आपको क्लास में ही अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आपके फोन के स्क्रीन पर है। लगा दो क्या होगा इसका सही जवाब। पहला नंबर सवाल पूछ रहा है कि पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है कितना होता है। आपको बताना है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज क्या होगा। तो पानी का परावैद्युत स्थिरांक 80 होता है, सभी बच्चे को पता होगा, इसीलिए करेक्ट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए को लगाओ तो आपका भी सही आंसर है। सभी बच्चे ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। अब दूसरा नंबर सवाल कर रहा है, देखिए दूसरा नंबर सवाल कर रहा है कि आवेश का विमा क्या होता है। बच्चों बता दो, यानी कि पूछा गया है डायमेंशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा, पहले तो हम लोग धारा के लिए पढ़े हैं कि आई बराबर क्या होता है, क्यू बटा में टी होता है। यानी कि हमको धारा चार्ज निकालना है, तो यानी कि क्यू बराबर हम लिखेंगे आई टी हो जाएगा, आई टी हो जाएगा। ये आई क्या है बच्चों, ये धारा है, धारा का मात्रक एम्पियर होता है और टाइम का टाइम रह जाएगा। देख लो एटी कौन सा ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। बच्चों अच्छे से समझ समझ के क्लास करो और सारे प्रश्नों को अपने दिमाग में सेट करते चलो। अगर ऐसा वाला प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आ गया तो मैं उम्मीद करूंगा कि एक भी प्रश्न को आप छोड़ के नहीं आओगे। अब तीसरा नंबर सवाल जो है वो आपके सामने आ चुका है। तीसरा नंबर सवाल कह रहा है कि संबंध Q बराबर NE में निम्नलिखित में कौन है जो n का मान संभव नहीं है। Q बराबर जो है वो क्या है, तो NE है। n क्या है बच्चों, तो ये एक प्रकार का नंबर है, जैसे आप कह सकते हो 1 2 3 ऐसे करके हो गया। उसके बाद ये क्या है 1 2 3 ऐसे करके लिख सकते हो। E क्या है, तो हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, जो कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम के बराबर होता है। ये पूछा गया कि ये n जो है ये n का मान संभव नहीं है, यानी कि n को हम 1 2 3 4 5 ऐसे 100 200 300 लिख सकते हैं, लेकिन कभी भी इसको हम 1.5 या फिर 2.5 मतलब पॉइंट में नहीं हो सकता। इसीलिए ये पॉइंट में जो दिया गया है ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा, इसका मान संभव ही नहीं है। इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी को लगाओ तो आपका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे बच्चे इन सारे प्रश्नों को जरूर याद कर लेना बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए अब फोर्थ नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हमारे सामने प्रश्न है कि विद्युत विभव क्या है। विद्युत विभव जो है वो क्या है, बताओ। सदिश राशि है, अदिश राशि है, उदासीन राशि है, या इनमें से कोई नहीं। सभी बच्चे लगाएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। पहले तो आपसे पूछा जाता है कि विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है, और वोल्ट बराबर हम लोगों ने पढ़ा है कि क्या होता है, W बटा में Q होता है, फॉर्मूला है। वाट का हमारा जूल होता है और ये चार्ज का कूलम होता है। इसका मात्रक हमारा क्या होता है, जूल प्रति कूलम होता है, और दूसरा कौन सा, वोल्ट होता है। इस दोनों को मात्रक को याद रखिएगा बच्चों। और विद्युत विभव एक हमारा क्या है, तो स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि होता है। इसीलिए 4 का जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न हमारे सामने है, 5 नंबर सवाल है। देखो, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। जब किसी भी वस्तु को चार्ज किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ या फिर घट सकता है। क्या होता है बच्चा पार्टी, बढ़ सकता है या फिर घट भी सकता है। इसीलिए करेक्ट आंसर आप ऑप्शन नंबर डी को लगा लो। चलिए 6 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हमारे सामने, बता दो बच्चा पार्टी, कूलम्ब बल कैसा बल है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है कि कूलम्ब बल कैसा बल होता है। ये केंद्रीय बल भी है और विद्युत बल दोनों है। इसीलिए करेक्ट आंसर आप लगाओ कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों हो जाएगा। कूलम्ब बल कैसा बल है बच्चों, हमारे साथ बोलते भी चलो, जिससे कि ये सारा प्रश्न आपके दिमाग में सेट होते चले। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल कह रहा है, 7 नंबर सवाल जो है वो आपके सामने है। बता दो, साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है। साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या जो होती है वो क्या होती है, आपसे पूछा गया है। तो साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या जो होती है वो सीधे रूप से बढ़ जाती है। क्या होती है बच्चों, बढ़ती है। इसीलिए 7 का करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल है। 8 नंबर सवाल कर रहा है बच्चों, अच्छे से लगाते चलो आंसर, लास्ट में पूछेंगे आप लोग 50 में कितना सही कर पाए हो। देखिए
8 नंबर सवाल जो है वो आपके सामने है, बता दो किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होता है। बता दो किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान जो होता है वो क्या होगा। बता दो ये क्या होता है, शून्य हो जाता है। क्या होता है बच्चों, शून्य हो जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर सवाल कह रहा है किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है। किसी संधारित्र की धारिता को हम लोग सी के द्वारा डिनोट करते हैं और सी बराबर हमारा क्या होता है, क्यू बटा में भी होता है। यानी कि एक हमारा कूलम प्रति वोल्ट होता है और दूसरा मात्रक फैराड होता है। यानी कि अगर आपसे पूछे कि 1 फैराड बराबर कितना होगा तो आप लिखोगे 1 कूलम पर वोल्ट होता है सर। इसीलिए इसको भी आप लोग याद रखोगे, इसको भी आप लोग याद रखना। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये फैराड तो याद रखना ही। करेक्ट आंसर आप ऑप्शन नंबर सी को लगाओ। करेक्ट आंसर। ये वोल्ट किसका मात्रक है सर, बता देते तो अच्छा होता है। ये किसका मात्रक है, तो ये विद्युत विभव का मात्रक है। वोल्ट किसका मात्रक है बच्चा पार्टी, विद्युत विभव का है। ये न्यूटन किसका होता है तो आपको पता होगा ये किसका होता है, फोर्स का होता है। किसका होता है, फोर्स का होता है। और एम्पियर जो होता है ये किसका होता है, ये करंट का होता है। ये भी आप लोग याद रखोगे, ये किसका होता है, ये करंट का होता है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। करेक्ट लगा लो आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल का है कि 1 वोल्ट बराबर क्या होता है। तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला विद्युत विभव के लिए पढ़ा कि V बराबर क्या होता है, W अपॉन Q होता है। वाट का हमारा जूल होता है और चार्ज का कूलम होता है, यानी कि जूल प्रति कूलम होता है। यानी कि 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलम। यही तो हमारा करेक्ट आंसर है। देख लो ना किस ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है, जूल प्रति कूलम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा बच्चों, लगा लो और अच्छे से याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल का रहा है निम्नलिखित में कौन सदिश राशि, अब पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कौन सा है बता दो, वो हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। क्या है बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगा सकते हो। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 12 नंबर सवाल जो है वो आपके सामने है। 12 नंबर सवाल का है निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। निम्नलिखित में कौन है जिसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है बच्चों, लगा दो क्या होगा इसका सही जवाब। तो विद्युत वो वोल्ट प्रति मीटर हमने बताया था। एक हमारा जो होता है फॉर्मूला वो होता है, क्या होता है, ई बराबर क्या होता है, एफ बटा में क्यू होता है। ये हमारा क्या विद्युत क्षेत्र का मात्रक है। इसी को हम लोग न्यूटन प्रति कूलम लिखते हैं या फिर वोल्ट प्रति मीटर। ये दोनों मात्रक किसका, विद्युत क्षेत्र का मात्रक। इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बच्चा पार्टी लगा लो और अच्छे से याद रखिएगा। चलिए 13 नंबर सवाल जो है वो हमारे सामने है। 13 नंबर सवाल का विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है। ये भी वही प्रश्न है, विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है बच्चों, फैराड होता है, जिसे हम लोग सी के द्वारा डिनोट करते हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसीलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी 100% सही हो जाएगा। चलिए 15 नंबर सवाल जो कह रहा है वो है नीले रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड कितना होता है। हमने फॉर्मूला ट्रिक बताया था कि बीबी रोय जीबी लिख लेना। क्या लिखना है बच्चा पार्टी, बीबी रोय और जीबी लिख लेना। देखो यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 4 5 और 6 हुआ। अब हमसे पूछा क्या गया है, नीले रंग के लिए। अब नीला, ब्लू मतलब नीला होता है, यानी कि 6 हो जाएगा। ब्लू के लिए कितना होता है बच्चा पार्टी, 6 होता है। ग्रीन के लिए 5 होता है, येलो के लिए 4 होता है, ऑरेंज के लिए 3 होता है, रेड के लिए 2 होता है, ब्राउन के लिए 1 होता है और ब्लैक के लिए 0 हो जाता है। याद रखोगे बच्चों, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न को देखिए। 15 नंबर सवाल का है कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान कितना होता है। अब हरे रंग के लिए पूछा गया तो उसको मांगा लेते एक बार फिर से। हरे रंग के लिए पूछा गया बच्चा पार्टी, तो देख लो हरे रंग के लिए पूछा तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ देखो हरा यानी कि ग्रीन मतलब हरा होता है, 5 हो जाएगा। इसीलिए करेक्ट आंसर आप क्या लगाओगे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। क्या होगा बच्चों, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि बीबी रोए जीबी वाला ट्रिक याद रखोगे तो सारा का सारा निकल जाएगा आपका। चलिए 16 नंबर सवाल जो कह रहा है वो है प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन सी राशि समान रहती है। प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि है जो समान रहती है, तो वो विभवांतर है। कौन सा है बच्चों, विभवांतर है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 16 का ए लगा रहे हो आप लोग, सही आंसर है, सभी बच्चे याद रखोगे। चलिए 17 नंबर सवाल जो है वो हमारे सामने है। 17 नंबर सवाल का रहा है विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वो कौन सा है। विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग होता है वो कौन सा होता है, वो नाइक्रोम होता है। विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग करते हैं हम लोग वो हमारा क्या होता है, नाइक्रोम होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल है, सभी बच्चे लगाते चलना और क्लास को सभी बच्चे एक बार लाइक भी कर देना। बच्चा पार्टी आप लोग लाइक के लिए भूल जाते हो, एक बार फटाफट से लाइक कर लो, 1 सेकंड लगेगा, फटाफट से लाइक करके आ जाओ फिर क्लास करने। देखो धात्विक चालकों का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है। धात्विक चालकों का अगर ताप बढ़ रहा हो तो उसका प्रतिरोध भी क्या होता है, सीधे रूप से बढ़ जाता है। इसीलिए आपका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 19 नंबर सवाल है बच्चों। 19 नंबर सवाल का ताप बढ़ने से अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है। चालक का प्रतिरोध बढ़ता है और अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, घट
जाता है यानी कि घटता है, इसलिए दोनों को याद रखिएगा बच्चों, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर 20 नंबर सवाल को देखिए। 20 नंबर सवाल जो है वो है विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा देने पर संतुलन बिंदु प्राप्त होता है। कितनी लंबाई पर प्राप्त होता है ये पूछा गया आप लोगों से। ये अधिक लंबाई पर प्राप्त होता है। किस पर बच्चा पार्टी? अधिक लंबाई पर। इसीलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी 100% सही आंसर है, याद रखना आप सब। चलिए 21 नंबर सवाल की ओर देखते हैं। ये रहा हमारे सामने, सेल का विद्युत वाहक बल किससे मापा जाता है? बता दो आप लोग, सभी बच्चे लगा दो। द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल कैन बी मेजर्ड बाय, कौन सा होगा? तो सेल का विद्युत वाहक बल विभव मापी के द्वारा यानी कि पोटेंशियोमीटर के द्वारा मापते हैं बच्चा पार्टी। कौन सा? ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी को लगाओ, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के अलावा कोई भी लगाओगे तो आपका गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने 22 नंबर सवाल का है, एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? हमने बताया था अगर आपके सामने एमीटर का प्रतिरोध पूछे बहुत कम लगाना, अगर आदर्श एमीटर है तो शून्य लगाना, और आदर्श वोल्ट मीटर है तो अनंत लगाना। ये सब बता चुका है बच्चा पार्टी, ये सब गलत मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने 23 नंबर सवाल का है, लोहा क्या होता है? लोहा जो होता है वो लौह चुंबकीय यानी कि फेरोमैग्नेटिक होता है, इसीलिए सही जवाब क्या होगा? लौह चुंबकीय सही जवाब हो जाएगा। आयरन इज फेरोमैग्नेटिक। ओके, चलिए 24 नंबर सवाल जो है वो हमारे सामने है। 24 नंबर सवाल कर विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान कितना होता है? 0 होता है। विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान कितना होता है? 0 होता है। अगर सिर्फ नमन कोण का मान पूछे, चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान पूछे तो वो हमारा 90 डिग्री होता है, लेकिन विषुवत रेखा पर 0 डिग्री हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर सवाल का है, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है? घटता है। नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है बच्चों? घटता है। लगा दो चैट सेक्शन में फटाफट से आंसर को। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, 26 नंबर सवाल है। 26 नंबर सवाल जो है वो हमारे सामने है, बता दो किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण कौन सा होता है? किसी चुंबक का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो एक प्रकार का सदिश राशि है। किसी भी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है बच्चा पार्टी? सदिश राशि होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, लगा लो और अच्छे से याद भी रखना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ओके जी, याद रखिएगा, ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में भी आया हुआ है। अगर चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक पूछे तो वो हमारा होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने 27 नंबर सवाल का है, 1 हेनरी बराबर कितना होता है? 1000 मिली हेनरी हो जाता है। 1 हेनरी बराबर क्या होता है? 1 हेनरी बराबर होता है 10 टू द पावर 3 मिली हेनरी होता है। ये याद रखना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। कौन सा ऑप्शन में दिया गया? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, 28 नंबर सवाल का है, डायनेमो की क्रिया निम्नलिखित में किसके सिद्धांत पर आधारित है? डायनेमो का जो कार्य सिद्धांत है वो किस पर आधारित है बताओ आप लोग? ये आधारित है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। किस पर आधारित है बच्चा पार्टी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। ओके, चलिए 29 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हमारे सामने, अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? आपके सामने स्वप्रेरकत्व हो, अन्योन्य प्रेरकत्व हो या फिर सिर्फ प्रेरकत्व हो, सबका मात्रक आप हेनरी लगा सकते हो। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, लगा लो और अच्छे से याद भी रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, 30 नंबर सवाल का आ रहा है। 30 नंबर सवाल जो है वो हमारे सामने है, बता दो प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध आए, प्रतिबाधा आए, प्रतिघात आए या फिर धारितीय प्रतिघात आए, सबका हम लगाएंगे ओम। क्या लगाएंगे बच्चों? ओम लगा लेंगे। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लगा लो, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 31 नंबर सवाल है हमारे सामने, बताएंगे आप सभी, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? अब आपसे पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा है जो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, बता दो क्या होगा? वो हमारा हो जाता है साउंड वेव, वो नहीं होता, इसीलिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ध्वनि तरंगे जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, सही जवाब ऑप्शन नंबर सी को लगा लो आप लोग। चलिए 32 नंबर सवाल को देखते हैं बच्चों, दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण कौन सा है? दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण का नाम है माइक्रो तरंगे। क्या है बच्चा पार्टी? माइक्रो तरंगे है। चलिए करेक्ट आंसर डी लगा लो आप लोग। चलिए 33 नंबर सवाल को देखते हैं, 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की क्षमता की फोकस दूरी होती है, कितनी होती है? देखो अगर डायोप्टर में दिया गया हो तो हमें इससे की फोकस दूरी पूछा गया है तो वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा वाला? P बराबर 100 बटा में F होता है या फिर 1 बटा में F होता है? हमें निकालना क्या होता है कि ये हमारा निकालना होता है फोकस दूरी, यानी कि F बराबर 1 बटा में क्या है, 4 डायोप्टर है तो 4 लिख लो, और एक में अगर 4 से भागा
लगा देंगे तो 0.25 हो जाएगा सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन में दिया गया बच्चों? ऑप्शन नंबर कहां दिया गया? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी को लगाओ। 33 का बी लगा रहे हो आप लोग, 33 का बी नहीं बच्चा पार्टी, यहाँ p बराबर 1/f, यानी कि ये किसके लिए होता है? मीटर के लिए होता है, तो मीटर वाला तो करेक्ट होगा ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये सेंटीमीटर वाला जब बात आएगा वो हमारा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, क्योंकि p बराबर, देखो हमारा दो फॉर्मूला होता है, p बराबर 1/f होता है और एक होता है p बराबर 100/f होता है। ये किसके लिए होता है? जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया गया हो, और ये होता है जब सेंटीमीटर फोकस दूरी मीटर में दिया गया हो, तो हमने इसका यूज किया, इसीलिए ये मीटर वाला में होगा, और मीटर वाला हमारा यही तो है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर सवाल जो है वो हमारे सामने है। कांच के लिए क्रांतिक कोण कितना होता है? कांच के लिए क्रांतिक कोण जो होता है वो लगभग 42 डिग्री के बराबर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 35 नंबर सवाल है। 35 नंबर सवाल का है, देखो एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है? अगर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछता तो हम 25 सेंटीमीटर को लगाते, लेकिन अगर फोकस दूरी पूछा गया तो 2 सेंटीमीटर को लगाएंगे, इसीलिए 35 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर सवाल का रहा है। 36 नंबर सवाल है आपके सामने। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है वो अनंत होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है बच्चों? अनंत होती है। सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। 37 नंबर सवाल है हमारे सामने। 37 नंबर सवाल का पतली झिल्ली के रंगीन दिखने का कारण क्या है? पतली झिल्ली के रंगीन दिखने का कारण बताओ आप लोग। 37 का फटाफट से आंसर को लगा दो। वो होता है प्रकाश के व्यतिकरण के कारण, यानी कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के कारण, इसीलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लगा लो, 37 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लगा लिया आप लोग। चलिए बच्चों क्लास को एक बार लाइक कर दीजिएगा, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सभी बच्चे क्लास को लाइक कर दीजिएगा, तभी पढ़ाने में मजा आता है आप लोगों को। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रकाश का वेग महत्तम होता है, प्रकाश का वेग जो सबसे अधिक होता है वो किस में होता है? क्या वो हवा है, शीशा है, पानी है, या फिर निर्वात है? तो निर्वात में होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने 39 नंबर सवाल है। प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? प्रकाश के कणिका सिद्धांत जो दिए थे वो किसने दिए थे बता दो। 39 का सही जवाब ये दिए थे न्यूटन साहब। किसने दिए थे बच्चों? न्यूटन साहब ने दिए थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोगों के। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े बच्चा पार्टी। अगर द्रव्य तरंग सिद्धांत वाला बात आए तो तब लगा देना। आप क्या लगाओगे? द्रव्य तरंग सिद्धांत डी ब्रोगली साहब ने दिया था, ये याद रखोगे आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 40 नंबर सवाल कह रहे हैं कैथोड किरणें समूह किसका? कैथोड किरणें जो ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉनों का ग्रुप होता है। क्या होता है बच्चों? ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन। राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। चलिए 41 नंबर सवाल है हमारे सामने। बता दो बच्चा पार्टी। कह रहा है 41 नंबर सवाल, इनमें कौन आवेश रहित है? बताओ निम्नलिखित में कौन सा है जो चार्जलेस है? चार्जलेस पूछा गया है, तो हमने बताया है कि फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है? 0 होता है। तो ये कैसे होगा? ये कैसे हो सकता है बच्चों? ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। फोटोन का विराम द्रव्यमान 0 होता है, याद रखोगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने 42 नंबर सवाल कह रहा है मिलिकन की तेल बूंद विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है इलेक्ट्रॉन का। क्या ज्ञात करते हैं? मिलिकन की तेल बूंद विधि द्वारा इलेक्ट्रॉन का क्या ज्ञात करते हैं, ये पूछा गया आप लोगों से। ये याद करते हैं चार्ज को। किसको बच्चों? चार्ज को। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने 43 नंबर सवाल का आ रहा है। 43 नंबर सवाल कर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है? दृश्य भाग में पड़ती तो वो हम बामर श्रेणी लगाते, लेकिन यहाँ अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है ये पूछा गया है, तो वो हमारा लाइमन सीरीज होता है। क्या होता है? लाइमन श्रेणी होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने 44 नंबर सवाल का रहा है एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? यानी कि सिंपल माइक्रोस्कोप से यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, तो बताओ क्या होगा? 44 का करेक्ट आंसर क्या लगाओगे आप लोग? वो हमारा हो जाएगा काल्पनिक और सीधा बनता है। क्या होता है बच्चों? काल्पनिक और सीधा बनता है। लेकिन अगर पूछे कि मनुष्य की आंख की रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है, वो वास्तविक और उल्टा होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने है। अगला प्रश्न का रहा है 45 नंबर सवाल है निम्नलिखित में कौन सही है? सही पूछा गया आप लोगों से। निम्नलिखित में कौन सा है जो सही है? देखो हमको 12 का निकालना है तो सबका निकल जाएगा। यहाँ पे क्या करना है? 12 का निकाल लेना है, तो हम लिख देते हैं। उसके बाद 2 से भागा लगाते चलना। 2 छक्के 12 होता है, जो
कुछ नहीं बचा शेष में 0 लिख दो। फिर 2 तिया के 6 होता, कुछ नहीं बचा 0 लिख दो। फिर 2 से लगाओ, 2 एकम 2 हुआ और 1 यानी कि 1100 किसमें, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन ए लगाओ 45 का बच्चा पार्टी, सही हो जाएगा आपका भी। चलिए 46 नंबर सवाल को देखते हैं। 46 नंबर सवाल है, दाता अपद्रव्य परमाणुओं की संयोजकता कितनी होती है? दाता अपद्रव्य परमाणुओं की संयोजकता 5 होती है। दाता अपद्रव्य परमाणुओं की संयोजकता कितनी होती है? 5 होती है। 47 नंबर सवाल कह रहा है हमारे सामने है, द्विआधारी अंक 10101 का दशमलव पद्धति में मान क्या होता है? द्विआधारी अंक इतना दिया गया है, तो बता दो ये किसके लिए होता है। तो पहले हम 31 का निकाल के देख लेते हैं। 31 का निकालो बच्चा पार्टी, लगाते चलो 2 से, तो कितना होता है? 15 दूना के 30 होता है, यानी कि 15 लिख लो। उसके बाद शेष 1 बचा लिख लो। फिर 2 से लगाओ 7 दूना के 14, कुछ 1 बचा, फिर यहाँ पे 1 लिख दो। उसके बाद फिर 2 से लगाओ 3 दूना के 6, 1 बचा, फिर यहाँ 1 लिख दो। उसके बाद क्या करना है, फिर 2 से लगा देना है। 2 से लगाओ, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, यानी कि 1 1 1, कौन सा 1 इसमें तो नहीं है, ये हमारा क्या होगा 31 नहीं होगा। अब 21 का निकाल के देख लेते हैं। 21 का निकालेंगे तो 2 10 दूना के 20 होता है, हाँ इधर 1 बचा, इधर 1 लिख लो। फिर 2 से लगाओ, 2 पंजे का 10 हुआ, कुछ नहीं बचा, 0 लिख दो। उसके बाद फिर 2 से लगाओ, 2 दूना के 4 होते हैं, यानी कि 2 हुआ। और उसके बाद कितना बचा, 1 बचा, 1 लिखो। उसके बाद फिर 2 से लगाना है, 2 एकम 2 और 1 हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा, कुछ नहीं बचा 0, यानी कि 101001, यही यही करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन बी को लगा लो बच्चा पार्टी, निकाल के भी बता दिए, ऑप्शन नंबर बी को लगा लो आप लोग। चलिए 48 नंबर सवाल कर है, देखो डायोड का उपयोग करते हैं एक किसके तरह, डायोड का उपयोग करते हैं रेक्टिफायर की तरह, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। दिष्टकारी जिसको हिंदी में बोलते हैं, दिष्टकारी की भांति व्यवहार करते हैं। चलिए 49 नंबर सवाल कह रहा है हमारे सामने कुछ ऐसा प्रश्न है कि पी प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक क्या होता है। पी टाइप के लिए अगर पूछा गया हो, पी टाइप के लिए हमारा क्या होता है, पी टाइप के लिए अगर पूछे बच्चों तो वो हमारा होल होता है। क्या होता है, होल होता है। अगर एन टाइप के लिए पूछे, एन टाइप के लिए अगर पूछे तो वो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब बता दो कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन के अलावा कौन सा होगा। पी के लिए पूछा गया, होल हो जाएगा, यानी कि वीवर जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 50 नंबर सवाल है हमारे सामने है, और आज के क्लास का ये लास्ट सवाल है। आज के क्लास में हमने 50 ही ऑब्जेक्टिव लाया था, जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होता है। किसी बिंदु स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र कैसा होता है, गोलाकार होता है। किसी बिंदु स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र गोलाकार होता है बच्चा पार्टी, ऑप्शन ए को लगाओ। ओके जी, और इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर जाके सर्च करना। कहां पे जाना है बच्चा पार्टी, टेलीग्राम पर जाना है। टेलीग्राम पे जाओ और सर्च करो, क्या सर्च करोगे, विद्या आनंद जाके सर्च करो और वहां पे ज्वाइन हो जाना। आप लोग फटाफट से ज्वाइन हो जाना, सभी बच्चे, बहुत ही कम स्टूडेंट है वहां पे, ज्वाइन हो जाना। वहां पे इसका पीडीएफ आप लोगों को दे दिया जाएगा, सारे बच्चे वहां ज्वाइन हो जाना। वहां पे जो है डेली टेस्ट भी लिया जाता है, इसीलिए सभी बच्चे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करेंगे। ओके बच्चा पार्टी, क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हो तो क्लास का लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो जुड़ जाओ हमारे साथ। एग्जाम तक के लिए देखो मिलके तहलका मचाते हैं। ओके, मिलते हैं फिर अगले क्लास में बच्चों।